हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, डाका तो न डाला है। नोटरी से संबंधित एक नियम है जिसको नियम 7 कहते हैं, जिसमें क्या है कि जब भी किसी आवेदक का जब साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार होने से पहले क्या है कि उनको सूचना देना अनिवार्य है, ऐसा इस नियम में लिखा हुआ है। तो इस पर हम चर्चा करने से पहले सबसे पहले चाहेंगे कि इसी नियम के तहत जो नियम बना है, यानी कि ये नियम जिस नियम के अंदर है उस नियम का नाम है नोटरीज रूल्स 1956। तो इसमें क्या है कि अभी संपूर्ण भारत को नोटरी संचालन करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया ये नियम है, और अभी संपूर्ण भारत में नोटरी व्यवसाय को यही नियम क्या है कि इसको कंडक्ट करती है, संचालित करती है। तो इसको हम चूँकि इस बात को समझने के लिए, चूँकि सवाल ऐसा है कि क्या अभी जो ईमेल द्वारा जो सूचना दिया जा रहा है इस नियम के तहत क्या वो सही है। चूँकि क्या है कि बहुत से ऐसे आवेदक हैं जिनका क्या है कि ईमेल के वजह से साक्षात्कार जिनका छूट गया, साक्षात्कार में वो अपीयर नहीं हो सके। तो इसी सवाल का जवाब खोजने का हम कोशिश करेंगे और आपको निर्णय करना है कि क्या सही है। चूँकि क्या है कि बहुतों का विचार है कि ईमेल 2 बार ईमेल द्वारा सूचना दिया गया, लेकिन क्या है कि जो कैंडिडेट थे वो लापरवाही बरते, और इस नियम में ऐसा है, बाज़ाब्ता लिखित है कि उनको सूचना दिया जाएगा। असल में हकीकत क्या है इस बात को हम समझने का कोशिश करेंगे। तो नोटरी नियम 1956 इसको समझने से पहले इसके नियम 1 को समझें, क्योंकि इसमें क्या है कि संक्षिप्त नाम है, इसके नियम 2 में परिभाषा है, और नियम 3 में क्या है नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं हैं। हम सभी जानते हैं कि जो भी वकील साहब हैं संबंधित जिस बार में वो वकालत करते हैं, जब उनको सनद मिलता है तो उस बार में जाकर क्या होता है बाज़ाब्ता उस बार को ज्वाइन करते हैं। अगर जो सामान्य वर्ग के हैं या जो मेल है नोटरी आवेदक, अगर संबंधित बार से अगर 10 साल क्या होता है अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, 10 साल वकालत कर लेते हैं, तो संबंधित बार उनको क्या होता है कि अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करती है। और अगर कोई अगर महिला है तो उसको 7 साल कम से कम अनुभव चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति है तो 7 साल, दिव्यांग है तो 7 साल। इस प्रकार से क्या होता है जब नोटरी क्या होता है कि जिस समय आवेदन किया जाता है उस समय बाज़ाब्ता उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का ज़रूरत होता है और उनको संबंधित बार से लेना पड़ता है। फिर नियम 4, इसका नियम 4 है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई भी आवेदक आवेदन करता है तो क्या होता है कि उनका सारा डॉक्यूमेंट और सारा कुछ रिकॉर्ड में क्या होता है कि रिकॉर्ड किया जाता है नोटरी सेल द्वारा, और नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए जो आवेदन होता है उस पर क्या होता है फिर क्या है उस सारा को अभी फ़िलहाल चूँकि ऑनलाइन है तो सारा को क्या करता है कि एक रजिस्टर के रूप में उसको रिकॉर्ड किया जाता है और फिर आगे के कार्रवाई के लिए उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो नियम 5 अभी क्या है कि रद्द कर दिया गया है। नियम 6, आवेदन का प्रारंभिक कार्यवाही जब क्या होता है कि सक्षम प्राधिकारी उसके द्वारा प्राप्त किए गए प्रत्येक आवेदन का परीक्षण करेगा। अगर उसमें त्रुटि पाया जाता है तो 6 महीने के अंदर क्या होता है कि आवेदक को सूचना दिया जाएगा। अगर आवेदन सही पाया जाता है तो फिर उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है। यदि सक्षम प्राधिकारी वह यदि ठीक समझे किसी विधिज्ञ परिषद, बार एसोसिएशन, निगमन, विधि सोसाइटी या क्षेत्र में अन्य प्राधिकारी से सुनिश्चित कर सकता है जहां आवेदक व्यवसाय करने का प्रस्ताव करता है। नोटरी के रूप में आवेदक की नियुक्ति के लिए आपत्तियां यदि हो प्रयोजन के लिए नियम समय के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। अगर कुछ त्रुटि है तो उसके लिए भी नियम है, यानी क्या है उसको उस पर जांच पड़ताल करेगी। फिर आगे क्या है कि अगर क्या होता है कि अगर सही पाया जाता है जिन आवेदकों का आवेदन, उसके लिए सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश, सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे और आवेदक को नियम 6 के उपनियम 2 के अधीन नियत समय के भीतर प्राप्त आक्षेपों यदि कोई हो के विरुद्ध आवेदन को उसके अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात समुचित सरकार को यह सिफारिश करते हुए रिपोर्ट देगा कि आवेदक को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। अगर सही पाया जाता है जो भी आवेदक है उनका आवेदन, तो फिर उनके आवेदन को सरकार
सरकार के नज़दीक प्रस्तुत करेगी और कहा जाएगा कि इनको आवेदन, अब क्या है कि अब इनके लिए साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाए। फिर 7 का नियम 2, सक्षम प्राधिकारी उन व्यक्तियों को संबंधित जिनके द्वारा सुनवाई यदि कोई हो के व्यय सहित आवेदन के व्यय के पूर्ण के किसी भाग को वह वहन किया जाएगा, और क्या है कि इसका रिपोर्ट का सिफारिश भी करेगा। फिर आगे क्या है कि वह आवेदक साधारण तो उस क्षेत्र में निवास करता है जिसमें वह नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रस्ताव करता है। आप सभी जानते हैं कि अगर ऐसा लगता है कि अगर उसमें व्यवसाय उसी क्षेत्र में कर रहा है तो फिर आगे प्रस्ताव करेगा, क्या उस क्षेत्र में जिसमें आवेदन अभ्यास करने का प्रस्ताव करता है उसमें नियुक्त करना आवश्यक है, यानी उसमें ज़्यादा नोटरी का तो संख्या नहीं है, इस बात का वो इस पर विचार करती है। फिर क्या होता है कि आवेदक नोटरी के रूप में नियुक्ति हेतु उपयुक्त है या नहीं, इसका जांच किया जाता है। फिर आगे क्या होता है कि किसी अतिरिक्त नोटरी को नियुक्त करना उपयुक्त और आवश्यक है। अगर उस क्षेत्र में नोटरी नहीं है, अगर है भी तो क्या वहां नियुक्त करना उचित है। उसके अलावा जहां उस क्षेत्र के संबंध में अन्य आवेदकों को आवेदन लंबित है, वहां क्या आवेदक ऐसे अन्य आवेदकों से अधिक उपयुक्त है। अगर ज़्यादा वहां के लिए, उस क्षेत्र के लिए अगर नोटरी पहले से आवेदक हैं तो उस पर ये सोच विचार करेगा, खोजबीन करेगा कि उचित रहेगा या नहीं। उसके अलावा क्या है कि इस पर क्या करना है, व्यवसाय का प्रमाण पत्र साक्षात बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने से छूट प्राप्त करते हुए जारी कर सकेगा। कुछ ऐसे नियम है कि अगर चाहे तो साक्षात बोर्ड का नहीं गठन करते हुए भी सरकार क्या है कि वहाँ व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। अब क्या है इसका 7 का को साक्षात्कार परिषद का गठन। यदि समुचित सरकार अनुज्ञा देती है कि आवेदक को साक्षात्कार परिषद के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जाए तो सक्षम प्राधिकारी आवेदक को नोटरी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आवेदक की क्षमता का निर्णय करने के लिए, यानी कि बजाबता क्या करेगा के लिए नियत तिथि, समय और स्थान पर साक्षात्कार परिषद के समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचना देगा। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि जब भी नोटरी आवेदकों का साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, तो उनको सूचना दिया जाएगा। यहाँ ये है, यहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ईमेल भेजा जाएगा, यहाँ है कि उनको सूचना दिया जाएगा। फिर आगे क्या है, एक या अधिक साक्षात्कार परिषद का गठन उक्त प्रयोजन के लिए समुचित सरकार द्वारा विधिज्ञ मामलों का समव्यवहार करने वाले उसके अधिकारियों में से किया जाएगा। प्रत्येक साक्षात्कार परिषद का अध्यक्ष उक्त सरकार के उप विधि सलाहकार या विधि अधिकारी की श्रेणी से न्यून अधिकारी नहीं होगा, परंतु समुचित सरकार साक्षात्कार आयोजित करने की शर्त से कारणों को लेखबद्ध करते हुए अभी मुक्ति प्रदान कर सकेगी। फिर इसका क्या है, संक्रमण कालीन भी व्यवस्था है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा 28/2/2009 तक प्राप्त सभी ज्ञापन जो लंबित हैं की कार्यवाही परीक्षा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी, जैसा कि नोटिस संशोधन नियमावली 2009 द्वारा संशोधित है। नए ज्ञापन भी केवल 1/7/2009 को या के बाद प्रस्तुत किए जाएंगे। इस प्रकार क्या होता है। फिर नियम 8 इसका है, नोटरी की नियुक्ति चयन परिषद की सिफारिश की प्राप्ति पर समुचित सरकार सिफारिश पर विचार करेगी और उस संपूर्ण क्षेत्र जिससे वह संबंधित है के संबंध में आवेदन अनुज्ञात करेगी या उस क्षेत्र के जिसके वह संबंधित है किसी भाग के संबंध में आवेदन अनुज्ञात करेगी या आवेदन अनुज्ञात करेगी। इस प्रकार से क्या है कि इसके नियम 7 में स्पष्ट है कि जब भी नोटरी से संबंधित साक्षात्कार बोर्ड का गठन होगा तो जो भी संबंधित आवेदक हैं उनको सूचना दिया जाएगा। इसमें कतई ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ईमेल द्वारा उनको सूचना दिया जाएगा। चूँकि क्या है कि चूँकि हम इसमें जो भी नोटरी से जुड़े हुए हैं वकील साहब हैं, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि किसी भी कोर्ट में जब कोई मामला होता है, जब ऐसा कहें कि जब सम्मन इशू किया जाता है या वारंट इशू किया जाता है, जब सम्मन इशू किया जाता है तो निश्चित ही सम्मन लिखित होता है। आप कभी जो ऐसा कह रहे हैं कि सरकार ने 2 बार ईमेल द्वारा सूचना दिया और लापरवाही के कारण वो इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो सके, उनको मैं बताना चाहता हूं
कि आप बताइए, जब कोर्ट से सम्मन होता है तो क्या सम्मन ईमेल द्वारा इशू किया जाता है, सिर्फ ईमेल भेजा जाता है? कतई नहीं। बजाबता क्या होता है, डाक से भेजा जाता है। अगर डाक से नहीं सर्विस हो पाता है तो बेलीफ जाता है, बेलीफ नहीं जाता है तो अन्य अखबार के माध्यम से प्रकाशन होता है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि दाल में कुछ तो काला है। और मैं आपको बताता हूँ, जो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है। तो ऐसे आवेदक जिसको कहते हैं जो संपन्न परिवार से हैं, वो तो व्हाट्सअप देखते रहते हैं, ईमेल देखते रहते हैं, लेकिन जो गरीब एडवोकेट हैं उनको इतना फुर्सत कहाँ है कि वो ईमेल देखें, जानकारी प्राप्त कर सकें। तो अभी भी क्या है कि एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि बिहार में तकरीबन 899 आवेदकों का साक्षात्कार होना था, इंटरव्यू होना था। अभी क्या है कि उनको ईमेल क्या है किसी प्रकार से देख नहीं पाए। अब 331 बच गए, कितने % छट गए। तो मेरा ऐसा कहना है कि मैं तो उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। मैं तो उस गरीब जो आवेदक थे, जो वकील साहब थे, उनके हक अधिकार के लिए कह रहा हूँ। मेरा कहीं उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जियो और जीने दूँ, उनको भी मौका मिलना चाहिए। मेरा ऐसा कहना है कि उनको फिर से मेल के जगह पर सम्मन भेजा जाए, बाकायदा नोटिस भेजा जाए उनके घर पर। तो क्या अब आपको फैसला करना है कि इसका नियम जो 7 है, उस 7 में बाकायदा ऐसा है कि साक्षात्कार परिषद के समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचना देगा। सूचना देने का मतलब क्या, सिर्फ एक ईमेल ही होता है? कतई नहीं। तो इस पर संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदक आपको कमेंट करना है कि बहुत से लोगों को सूचना नहीं दिया गया और सिर्फ ईमेल भेजा गया, जिसके कारण वो छूट गए। तो कहीं ना कहीं अभी फिर देख लीजिए, 5 राज्यों का पोर्टल खुला है। अब अगला किसका खुलेगा, कैसे पता चलेगा? न तो जब साक्षात्कार बोर्ड का जब ऐसा है कि उनको ईमेल भेजा जाएगा, इस पर किसी भी समय उनको सूचना नहीं दिया गया कि ईमेल भेजा जाएगा। और जब भी नोटरी सेल से बात किया गया तो हमेशा वहाँ जो भी बैठे हैं दिग्भ्रमित करने का कोशिश किए। अभी कितने राज्यों का पोर्टल खुल गया, कब खुलेगा नहीं खुलेगा इसका कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो कमी है। तो यही आशा उम्मीद किया जाता है कि जो सूचना देने का इसमें बाकायदा नोटरीज रूल्स 1956 के 7 में बाकायदा 7 सूचना देने का प्रावधान है। सूचना क्या है कि अभी तक क्या है, उस प्रावधान के तहत जो नियम 7 का को है साक्षात परिषद का गठन, उसमें क्या ईमेल से सूचना देना सही था या गलत था? कृपया आप कमेंट करें। ये चैनल देखने के लिए धन्यवाद।